हेलो साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले आपका गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद अपन चलते हैं सीधे अपने मुद्दे के ऊपर। तो आज हम जो हल करने वाले हैं, सबसे पहले कॉलेज लेक्चरर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपका जो कॉमन पेपर था जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ का, ग्रुप सी के पेपर को अपन हल करने वाले हैं। इससे पहले मैं कॉलेज लेक्चरर का ग्रुप ए का पेपर हल करवाया, उसके बाद मैंने ग्रुप बी का पेपर हल करवाया। आज जो हम कल हल करने वाले हैं वो ग्रुप सी का पेपर अपन हल करने वाले हैं। और बिल्कुल क्लास को मिस मत करना, शानदार व्याख्या के साथ। एक बार आप देखना क्लास को कि क्लास आपको कैसी लगी। शानदार व्याख्या के साथ मैंने बताया, जहाँ जहाँ आपका राजस्थान जीके इंडिया आया वहाँ मैंने अच्छे से खोल के शेयर किया। तो बिल्कुल आप क्लास को मिस ना करना, लास्ट तक देखना, फिर क्लास कैसी लगी फिर आप कमेंट करना ज़रूर। दूसरा मैं बता देता हूँ, आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो या स्कूल लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड है आपका, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, बिल्कुल आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आरपीएससी के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं वो विस्तृत व्याख्या के साथ हल करवाए हुए मिल जाएंगे। लगभग 80 पेपर मैंने हल करवाए हैं, ठीक है। इसके अलावा 100 पेपर मैंने आरएसएसबी बोर्ड के हल करवाए। इसके अलावा जेल प्रेरी के पेपर मेरे यहाँ हल करवाए। इसके अलावा मैं बात करूँ तो रिट के पेपर हल करवाए हुए। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सीईटी के सारे पेपर हल करवाए, 10+2 सीईटी के पेपर भी हल करवाए, और 12th प्लस जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी है उसके भी मैंने आपके पेपर हल करवाया है। वाकई में अगर ये सारे पेपर आप देख लेते तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाती। कोई भी राजस्थान का सवाल आपका छूटने वाला नहीं है, पूरा क्लियर करेंगे। अपना जो पढ़ने का जो तरीका रहेगा कि जो नई जीके आई है राजस्थान की, यानी जो अभी तब्दीली हुई है राजस्थान भूगोल, कला एवं संस्कृति और इतिहास के अंदर, उसको साथ लेते हुए पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर वाकई में अगर आपको तैयारी करनी है ना, बेहतरीन तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना ही है, तो देखो राजस्थान जी के जहाँ भी आपका पूछा जाता है, आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, मैं कहता हूँ छोटा से छोटा एग्ज़ाम लेकर आप आरएस तक का एग्ज़ाम दो। अभी आरएस का एग्ज़ाम हुआ था, आरएस के एग्ज़ाम में राजस्थान जीके से रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चन थे, हत्ता कि करंट अफेयर भी मैंने बताया था बीच बीच में, कई क्लासों में जब मैं स्टार्ट करता था तो पहले करंट अफेयर बताता, वो भी मेरी क्लास से छपे हैं, ठीक है। अगर कोई साथी मेरे से जुड़ा है और उसने आरएस का पेपर दिया है तो बिल्कुल पूछना आपके। मुझे लगता है शायद एक आध क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन जो है क्लास के अंदर से ही आए हैं। तो बिल्कुल मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक सवाल आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, आपका स्कूल लेक्चर हो या फिर फर्स्ट ग्रेड हो या फिर सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो या कॉलेज लेक्चरर हो। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इस सेशन को शेयर करें। तो बढ़ते हैं सीधा ही क्वेश्चनों की तरफ। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपका है, किसका है? ये मैथ्स का है। देखो बाकी सारे क्वेश्चन के केवल मैं उत्तर बताऊंगा, जिसमें अपना इंडिया जीके या फिर आपका राजस्थान जीके के जो भी भूगोल, कला एवं संस्कृति होगी उसको अपन अच्छे से देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 2 पुरुष 5 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूर्ण करती है, जबकि 4 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 3 दिन में पूर्ण करती हैं। तो एक महिला को अकेले उसे पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला गाइस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, 36 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 36 दिन। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस लोक देवता का जन्म अडूकाश्मेर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था? तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है, देखते हैं कौन सा होने वाला। तो अपन देख लेते हैं इसमें जो सही आंसर आपका कौन सा होने वाला है। तो पापू जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखो देखो गाइस, मैं अगर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ रामदेव जी की। तो रामदेव जी का जो आपका प्रमुख मंदिर है वो कहाँ है? तो रामदेव जी का प्रमुख मंदिर आपका जो है जैसलमेर के रुणेचा में है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना कहाँ है, जैसलमेर के रुणेचा के अंदर, जो कि बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो रामदेव जी का जो मेला आपका लगता है वो कब लगता है? तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक आपका मेला लगता है। अगर इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ अन्य फैक्टों की, तो बिल्कुल आपको याद रखना है
कि रामदेव जी जो है एक अन्य मंदिर आपका अजमेर के पास ही बना हुआ है जिसे कुंड्यास कहा जाता है, यानी छोटा रामदेवरा के नाम से। एक छोटा रामदेवरा था आपका गुजरात वाला, एक छोटा रामदेवरा जो है आपका कौन सा है, जो कि कुंड्यास के अंदर लगता है। रामदेव जी की जो झंडा होता है उसे नेजा के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के पगले की पूजा की जाती है। किसकी? पगले की पूजा की जाती है। रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो रिखिया कहलाते हैं, ठीक है। रामदेव जी का जो जागरण होता है उसे जम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता? जम्मा के नाम से जाना जाता है। जबकि रामदेव जी जो गीत होते हैं उसे ब्यावले कहा जाता है। क्या कहा जाता? ब्यावले आपका कहा जाता है। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतलद है, बिल्कुल आपको याद रखना। माता का नाम मैणाद है और इनके पिताजी का नाम अजमल जी तंवर है ना, ठीक, बिल्कुल आपको ये फैक्ट याद रखना है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। ABCDEF, ए की परिवार के 6 सदस्य, बी का या की पति या पत्नी सी है, ई की माता एफ है, एफ की पुत्री डी है, ई ए का बच्चा बच्ची है और सी का पुत्र ए है। इस परिवार में 2 दंपति हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योंकि आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका सीधा ही मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 जो कि RPSC ने बिल्कुल सही माना। ई बी की या का पोता या पोती है, बिल्कुल आपको याद रखना, पौत्र या पौत्री है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके सामने है, तो इसको अपन देख लेते हैं अच्छे से। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला कौन सा होने वाला, तो अपन देख लेते हैं। नसीराबाद, देवली, टोक, एरनपुरा। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला बिल्कुल कौन सी छावनी नहीं थी, तो 4 का जो आपका राइट आंसर माना बिल्कुल कौन सा, ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, टॉक को माना गाइस, ठीक है। RPSC ने जो इसका सही आंसर माना ऑप्शन नंबर 3 सही माना है, टॉक। बिल्कुल आपको याद रखना कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही माना है। देखो, अगर मैं इम्पोर्टेंट फैक्टों की बात कर लेता हूँ तो गाइस देखो, राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति की जो आपकी शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी। ये जो शुरुआत हुई थी आपके नसीराबाद से हुई थी। कहाँ से? नसीराबाद से, बिल्कुल आपको याद रखना है। हर बार मैं आपको 1857 की क्रांति के शासक शेयर करता हूँ, तो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि राजस्थान के अंदर जो क्रांति हुई थी, कौन सी तारीख को कौन सी जगह विद्रोह हुआ था, आज ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नसीराबाद की बात करूँ तो नसीराबाद के अंदर जो हुआ था आपका 28 मई 1857, ठीक है। नीमच के अंदर जो हुआ था आपका, नीमच के अंदर हुआ था 3 जून को। नीमच को कब हुआ था? 3 जून को। जबकि एरनपुरा में आपका जो हुआ था वो हुआ था 21 अगस्त को। एरनपुरा में कब हुआ था विद्रोह? 21 अगस्त। 1857 तो कॉमन है सब में, बस मैं आगे का मंथ और डे आपको बता रहा हूँ। अहुआ का जो हुआ था अगस्त 1857 में, जबकि देवली छावनी में जो हुआ था जून 1857 को हुआ था। भरतपुर में जो आपके हुआ था 31 मई। भरतपुर में जो आपका हुआ था कब हुआ था, तो बिल्कुल याद रखना 31 मई। ये क्रांति की पहले पूर्व डेट तय की हुई डेट भी थी, तो आपको बिल्कुल याद रखना। अलवर में जो हुआ था 11 जुलाई 1857 को हुआ था। धौलपुर की अगर मैं बात कर लूँ तो अक्टूबर 1857 को, अक्टूबर 1857 को हुआ था। टॉक की मैं बात कर लूँ तो जून 1857 को हुआ था, आपको बिल्कुल याद रखना। कोटा की मैं बात कर लूँ तो 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। और अजमेर की मैं बात कर लूँ तो 9 अगस्त 1857। और जोधपुर की मैं बात कर लूँ तो जोधपुर लीजियम जो हुआ था वो 8 सितंबर 1857 को हुआ था। तो ये सारी तिथि आपको याद रखनी है। कभी कभी आपको सुमेलित करने में एक तरफ आपके विद्रोह का स्थान, एक तरफ आपको तिथियाँ दे दी जाएगी। तो बिल्कुल ये तिथियाँ आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये तिथियाँ भी आपको याद रखनी है। देखो, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ अगर क्रांति से रिलेटेड, तो आपको बिल्कुल याद रखना 1857 की क्रांति के समय भारत का जो वॉइस राय था तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। जबकि राजस्थान का जो AGG था वो कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगर PA की बात कर लूँ तो जयपुर का आपका एडन था, उदयपुर का शावस था, कोटा का मेजर बर्टन था, ठीक है, बिल्कुल। भरतपुर का आपका मॉरिसन था, जोधपुर का आपका मॉक मोशन था,
और सिरोही का आपका जेडी हॉल था। भाई कौन था? सिरोही का आपका जेडी हॉल था। और जोधपुर का जो था आपका मॉक मौसन था। कौन था? मॉक मौसन या मैक मौसन, बिल्कुल आपको याद रखना, जिसका सिर काटकर अहुआ के किले पे लटका दिया था। ये तथ्य भी आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो 1857 की क्रांति की शुरुआत तो नसीराबाद से हुई थी, लेकिन अंत जो हुआ था ना, वो हुआ था आपके सीकर के अंदर। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले जो सूचना पहुंची थी ना आपकी, कहाँ पहुंची थी? तो आपको याद रखना, माउंट आबू पहुंची थी। ठीक है, कहाँ पहुंची थी? माउंट आबू आपकी पहुंची थी। ठीक है, बिल्कुल आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि माध्य बराबर 3 माध्य का माइनस बहुलक x है तो x का बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर होने वाला कौन सा होगा? तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, 1/2 1 3/2 2। तो 5 का जो आरपीएससी द्वारा सही माना गया वो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही माना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ये आपको बताना कि कौन सी जो रचना है वो कालिदास की नहीं है। तो देख लेते हैं अपन, ऋतुसार, रघुवंशम, मृच्छकटिकम, मेघदूत। तो इसमें कौन सी जो रचनाएं हैं आपकी कालिदास की नहीं है? तो देखो, रघुवंश भी है आपकी, अगर मैं बात कर लूँ तो ऋतुसार भी है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ तो मेघदूत भी है आपकी। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो कौन सी रचना नहीं है। तो कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो रचना है आपकी, ये कालिदास की बिल्कुल नहीं है। आपको याद रखना, कालिदास की रचना बिल्कुल नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, 1851 ईस्वी में अवध के लिए किसने कहा था? तो आपको बिल्कुल याद रखना, ये जो कथन था आपका किनका था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग का था। भाई किसका था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग का था। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, विलियम बेंटिंग का नहीं, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड डलहौजी का था। बेंटिंग तो ऑप्शन में नहीं है आपका। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था ना, वो 1848 से लेकर आपका 1856 तक था। बिल्कुल आपको याद रखना। और इन्हें भारत का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना, फाउंडर ऑफ इंडिया भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के समय जो आपकी पॉलिसी थी ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी वेबगत का सिद्धांत, इन्हें ने लागू किया था। इसके अलावा वुड डिस्पेच, शिक्षा संबंधी जो शिक्षा का मैग्ना कार्टा आया था, वो भी इन्हीं के काल में आया था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो भारत की पहली रेल जो चली थी 1853 में, वो भी इनके काल में ही चली थी। भारत में सबसे पहले जो आपका पोस्ट ऑफिस की स्थापना हुई थी, वो भी लॉर्ड डलहौजी के काल के अंदर ही हुई थी। तो बिल्कुल आपको याद रखना, लॉर्ड डलहौजी जो कि इनका जो रूलिंग पीरियड क्या था 1848 से लेकर 1856, इनका बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा देखो, लॉर्ड एलन बैरो के काल के अंदर दास प्रथा की समाप्ति हुई थी। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग की मैं बात कर लूँ तो भारत की कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन का प्रथम वॉइसराय था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो व्यक्तिगत का सिद्धांत खत्म अंत हुआ था, वो लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह जो शुरू हुआ था, वो लॉर्ड कैनिंग के काल के अंदर ही हुआ था। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट यानी मुंबई कोलकाता मुंबई में उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, वो भी आपके लॉर्ड कैनिंग के काल के अंदर ही हुई थी। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ जाते हैं गाइस, अगला देख लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? ये आपको बताना है, यानी हु वाज द लीडर ऑफ बारडोली सत्याग्रह? मौलाना आज़ाद, मोहनदास गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। तो इसका जो आपका सही आंसर होने वाला बिल्कुल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का आपका बिल्कुल वल्लभ भाई पटेल थे। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये, बहुत ईजी है, मान लो आप। तो इसका जो सही आंसर होने वाला कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला। अगर मैं बारदोली सत्याग्रह, बारदोली आंदोलन के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहूँगा। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक और सफल आंदोलन था।
ये आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। बारडोली के जो मेड़ता बंधु यानी कल्याण जी और कुंवर जी और दयाल जी ने किसानों के समर्थन में 1922 में यह आंदोलन चलाया था। यानी बारडोली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखना 1922 में। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सूरत गुजरात के बारडोली तालुके में 1920 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। इसी आंदोलन में केवल कुनबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसानों ने ही नहीं बल्कि कालीप राज यानी काले लोग जो थे जनजाति के लोगों ने भी हिस्सा लिया था। सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी इसमें ब्रूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने मामले की जांच की और बढ़ोतरी को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03 कर दिया था। कितना? 6.03% कर दिया। आंदोलन के सफल होने पर वहाँ की जो महिलाएं थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को वल्लभ की जो सरदार की जो उपाधि दी थी ना, वो बारडोली आंदोलन महिलाओं के द्वारा दी गई थी। आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ता है आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। 1857 के विद्रोह के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना एजीजी कौन थे आपके। तो एजीजी जो थे वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मेजर बर्टन जो थे आपके कोटा के पीए थे। आपको बिल्कुल याद रखना। प्रधानमंत्री इस समय इंग्लैंड का कौन था जब 1857 की क्रांति हुई थी? तो आपको बिल्कुल याद रखना पॉमस्टन था। कौन था भाई? पॉमस्टन। आपको बिल्कुल याद रखना 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था ना, वो क्या था? तो बिल्कुल आपको याद रखना रोटी और कमल। क्या था भाई? रोटी और कमल। ये 1857 की क्रांति का आपका क्या था? बिल्कुल आपको याद रखना है, प्रतीक था। 1857 की क्रांति का जो है रूपरेखा किसने तैयार करी थी, ये आपको बताना है। तो ये रूपरेखा जो तैयार करी थी वो रंगोजी बापू के द्वारा, और एक व्यक्ति और थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। रंगोजी बापू और एक व्यक्ति और थे जिन्होंने लंदन के अंदर ये योजना बनाई थी आपके 1857 की क्रांति की। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ये फैक्ट भी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो गाइस देखो, मैंने आपको सारी तिथि आपको बताई दी है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। नसीराबाद में 28 में 1857, नीमच में आपके 3 जून 1857, एरिनपुरा की मैं बात कर लूँ तो 21 अगस्त 1857, अहुआ की मैं बात कर लूँ तो अगस्त 1857, देवली छावनी में जो विद्रोह हुआ था जून 1857, भरतपुर में जो हुआ था 31 मई 1857, अलवर में 11 जुलाई 1857, धौलपुर की बात कर लूँ तो अक्टूबर 1857, टोंक की बात कर लूँ तो जून 1857, कोटा की बात कर लूँ तो 15 अक्टूबर 1857, और अजमेर की बात कर लूँ तो 9 अगस्त 1857, और जोधपुर में जो कि 18 सितंबर 1857 को विद्रोह हुआ था। ये तिथि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बिल्कुल याद रखनी है। इसके अलावा देखो, अगर मैं अदर फैक्टों की गाइस बात कर लेता हूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के समय जो शासक थे ना, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो बिल्कुल वो फैक्ट आपको याद रखना है कि कौन कौन थे। तो देखो, वापस से एक बार मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कोटा रियासत के आपके राम सिंह थे, जोधपुर रियासत के आपके तख्त सिंह थे, भरतपुर के जसवंत सिंह थे, उदयपुर के आपके स्वरूप सिंह थे, जयपुर के आपके राम सिंह सेकंड थे, सिरोही के आपके शिव सिंह थे, धौलपुर के आपके भगवंत सिंह थे, बीकानेर रियासत के आपके सरदार सिंह थे, करौली रियासत के आपके मदन पाल थे, टोंक रियासत के आपके वजीरुद्दौला थे, बूंदी रियासत के आपके राम सिंह थे, अलवर रियासत के आपके विनय सिंह थे, जैसलमेर रियासत के आपके रणजीत सिंह थे, झालावाड़ रियासत के आपके पृथ्वी सिंह थे, प्रतापगढ़ रियासत के आपके दलपत सिंह थे, बांसवाड़ा रियासत के आपके लक्ष्मण सिंह थे, और डूंगरपुर रियासत के जो शासक थे 1857 की क्रांति के समय, वो उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आपके सामने है, तो अगला क्वेश्चन इसका उत्तर अपन देख लेते हैं। हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार यानी कलाकार को अपने साथ लाया था? तो इसका उत्तर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। आका रिज़ा, मीर सैयद अली, फर्रुख बेग, बिहजाद। तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीर सैयद अली को लाया था। किसको लाया था? मीर सैयद अली को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है बिल्कुल आपका सही आंसर होने वाला है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते गाइज, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है कि मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया है? तो ये ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई थी कि भाई कितने राज्यों को जोड़ा था। तो उस समय जो रियासतें जुड़ी थी
जो 4 रियासतें आपकी जुड़ी थी। कितनी रियासतें मैं बात कर लूँ तो कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी आपकी। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। यानी आपकी कितनी रियासतों का विलय हुआ था? तो 4। देखो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य से अगर आप मत्स्य संघ की बात करते हो तो इसमें 7 जिले शामिल हो गए। ठीक है, कौन कौन से थे? 4 तो आपके सामने लिखे हुए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर से 2 जिले बने हैं आपका। एक तो आपका बन गया कौन सा? खैरथल तिजारा। दूसरा आपका कोटपुतली बहरोड। ठीक है, कोटपुतली आपका जयपुर का हिस्सा था, बहरोड अलवर से। भरतपुर से अलग होकर आपका डीग बना है। तो ये 3 नए ज़िले भी शामिल हो गए। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो अब 7 ज़िले शामिल हो गए। देखो इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो मत्स्य संघ का जो गठन किया गया था, कब किया गया था आपको बिल्कुल याद रखना है। मत्स्य संघ का गठन हुआ था आपका 18 मार्च 1948 को। कब? 18 मार्च 1948 को ये गठन हुआ था आपका। अब देखो मैं थोड़ी सी एकीकरण के इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में थोड़ा सा आपको महत्वपूर्ण फैक्ट साझा करता हूँ। देखो 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा हुई थी। ठीक है, तब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 8वें अनुच्छेद में देशी रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया कि वे भारत संघ या पाकिस्तान जिसमें चाहे उसमें विलय कर सकते हैं या स्वयं को स्वतंत्र भी घोषित कर सकते हैं। राजस्थान का एकीकरण के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई और सचिवालय की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि सचिव जो बनाया था वीपी मेनन को बनाया था। रियासती सचिव द्वारा रियासतों के सामने स्वतंत्र रहने की 2 शर्तें रखी थी। पहले तो ये है कि जो रियासत अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती है, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। दूसरा, वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। तो ऐसी जो रियासतें हैं उन रियासतों को जिव्य रियासत या जिव्य राज्य कहा जाता था। ऐसी रियासतें केवल 4 ही थी उस समय: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। वापस आपको याद रखना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ये 4 ऐसी रियासतें थी जो इन 2 शर्तों को पूरी करती थी कि भाई इनमें जो जनसंख्या थी वो 10 लाख से अधिक भी थी और इनकी वार्षिक आय भी 1 करोड़ से ज़्यादा थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान में कुल 19 देशी रियासतें और 3 आपके ठिकाने थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तब डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर और अलवर रियासतों ने किसी के साथ नहीं मिलकर यानी स्वतंत्र रहने का निर्णय किया, जबकि उदयपुर, कोटा और बीकानेर रियासतों ने भारतीय संघ के साथ मिलने का निर्णय किया था। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया सन 1948 से आरंभ हुई थी। अब देखो 7 चरणों में हुआ था। मैं बात कर लेता हूँ 1948। ये 1948, 1949, 1950 और 1956। ठीक है, ये 1956 हो गया आपका। 1948 में 3 चरणों का गठन हुआ। 1949 में 2 चरणों का गठन हुआ। 1950 के अंदर 1 चरण का गठन हुआ। 56 में भी आपका 1 चरण का गठन हुआ। तो कुल 7 चरणों के अंदर राजस्थान का एकीकरण आपका संपन्न हुआ था। ठीक है, और ये जो एकीकृत हुआ था इसका जो गठन किया गया, ठीक है, तो 30 मार्च 1949 को किया गया था। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? तो बिल्कुल आपको याद रखना 8 साल 7 महीने और 14 दिन। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। अगर मैं कुल दिनों की बात कर लूँ तो 3144 दिन राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने में लगे थे। ये भी आपको याद रखना। राजस्थान राज्य भौगोलिक आधार पर उस समय 9 क्षेत्रों में विभाजित था। एक तो आपका अजयमेरू, हाड़ौती, ढूंढाड़, गोडवाड़, शेखावटी, मेवाड़, मारवाड़, वागड़ और मेवात। ठीक है, आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मत्स्य संघ के गठन की। तो मत्स्य संघ का गठन मैंने आपको बता दिया। मत्स्य संघ जो गठन है वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कराली रियासतों का जो एकीकरण हुआ था 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो तत्कालीन जो केंद्रीय खनिज और विद्युत मंत्री श्री नरहरि विष्णु, जिन्हें एनवी गाडगिल कहा जाता है, नरहरि विष्णु गाडगिल या एनवी गाडगिल ने किया था। राजधानी आपके अलवर थी। राज प्रमुख आपके धौलपुर के जो उस समय महाराजा थे उदय भान सिंह को बनाया गया। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल करीब उस समय 30,000 किलोमीटर था। कितना? 30,000 किलोमीटर। जनसंख्या आपकी 19 लाख थी। जनसंख्या कितनी थी? 19 लाख,
जबकि सालाना जो आय थी वो 1,84,00,000 थी। बिल्कुल कितनी भी, 1,84,00,000 आपकी सालाना आय थी। जब मत्स्य संघ बनाया गया तो विलय पत्र दिया गया था। इस पर सबसे पहले जो साइन किया गया था एकीकरण में, तो वो अलवर रियासत के द्वारा आपका साइन किया गया था। ये आपको बिल्कुल याद रखना। वापस से देखो ब्रीफ केस के अंदर मैं वापस से मत्स्य संघ आपका बताता हूँ। मत्स्य संघ का नामकरण कैम मुंशी ने, रियासत है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 3 नए जिले अब शामिल हो गए। ठिकाना उस समय जो मिला था वो आपका निमराना अलवर। राजधानी थी आपकी अलवर। राज प्रमुख उदयवान सिंह। उप राज प्रमुख जो बनाया गया था वो गणेश पाल सिंह करौली को। प्रधानमंत्री आपके शोभाराम कुमावत बने थे। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी। उद्घाटनकर्ता जो थे श्री नरहरि विष्णु गाडगिल थे। उद्घाटन आपका लोहागढ़ भरतपुर के अंदर हुआ था। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, एक पासे के 3 भिन्न भिन्न स्थितियाँ आपको नीचे दिखाई गई है, ठीक है। और इसमें पूछा ये कि एक के विपरीत संख्या होगी, कौन सी होगी, तो ये आपको बताना है। तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 13 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला। 14 की मैं बात कर लेता हूँ। तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया, तो इसका जो सही आंसर होने वाला अपन देख लेते हैं कौन सा आपका जो सही आंसर हो जाएगा। 1, 3, 5 और 8। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, बिल्कुल मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका, कि 5 चरणों में 5 स्तरों पर आपकी खुदाई की गई थी। किसकी? कालीबंगा की। बिल्कुल आपको याद रखना है। और अगर कालीबंगा की मैं बात कर लूँ थोड़ी सी देखो विस्तृत, तो आपको बिल्कुल याद रखना कि कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने करी थी। तो कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जो खोज करी थी 1953 में पुरातत्वविद अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है। किसको? अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी यानी जिसे प्राचीन सरस्वती कहते हैं उसके बाह्य शुष्क तट पर स्थित है। कालीबंगा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता का जो काल है 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। कालांतर में जो प्राकृतिक विषमता है विक्षोभों के कारण ये सभ्यता आपकी नष्ट हो गई थी। इस स्थान का जो उत्खनन कार्य किया गया था वो सर्वप्रथम देखो 1961 से लेकर 69 तक उत्खनन हुआ था। ये उत्खनन करता आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपके बीबी लाल, एक आपका बीके थापर, तीसरा जो है एमडी खरे, चौथा केएम श्रीवास्तव, पांचवा श्री एसपी श्रीवास्तव और छठा एसपी जैन। तो आपको बिल्कुल याद रखना, मैंने आपको 6 उत्खननकर्ता बताए हैं कालीबंगा सभ्यता के। ये सवाल एग्जाम में सीधा बनता। बीबी लाल, बीके थापर सब जानते हैं, लेकिन जो अदर मैंने बताए उनके बारे में कितने लोग जानते हैं ये मायने रखता है और यही सिलेक्शन तय करता है। वापस से बता देता हूँ, बीबी लाल, बीके थापर, श्री एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, श्री एसपी श्रीवास्तव और एसपी जैन, ठीक है। इनके निर्देशन में उत्खनन कार्य आपका संपादित हुआ था कालीबंगा का। कालीबंगा की खुदाई के दौरान एक तो प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष आपको प्राप्त हुए। इस उत्खनन में कालीबंगा में आमरी, हड़प्पा, कोटदीजी सभी पाकिस्तान के पश्चात हड़प्पा काल की सभ्यता का चतुर्थ स्थल बन गया था। 1983 में कालीबंगा सभ्यता में संग्रहालय स्थापित किया गया था और हड़प्पा स्थल 1961 से 69 के बीच में खुदाई से प्राप्त सामग्रियों को यहाँ संग्रहालय में रखा गया था। और ये स्थान प्राचीन समय चूड़ियों के लिए आपका फेमस था। कालीबंगा यह चूड़ियाँ पत्थरों की बनी होती थी और इसमें मिली काली चूड़ियों की वजह से इसका नाम जो है ना कालीबंगा पड़ा। देखो पंजाबी भाषा में बंगा यानी बंगा का जो अर्थ होता है वो चूड़ी होता है, इसलिए इसे कालीबंगा यानी काली चूड़िया इसका अर्थ आपका निकलता है कालीबंगा सभ्यता का। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ। तो कालीबंगा सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह सुरक्षा दीवारों से घिरे 2 टीले मिले हैं, ठीक है। और कुछ पुरातत्वविज्ञ के अनुसार कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता की प्रथम 2 राजधानी मानी है, तो इस स्थान को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी माना है। और यहाँ पूर्वी टीले की सभ्यता प्राक हड़प्पा कालीन थी। और कालीबंगा सिंधु पूर्व सभ्यता, इस बस्ती में दुर्ग के प्रमाण भी मिले। किलीबंदी की कच्ची ईंटों से बनी हुई दीवारें भी आपको मिली। और मैं बात कर लूँ तो देखो हड़प्पा कालीन नगरों के भांति कालीबंगा में 2 प्रकार के दुर्गों में विभाजित है, एक तो नगर दुर्ग, एक निम्न दुर्ग, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो नगर दुर्ग समान और चतुर्भुजाकार था। यह किला
30x20x10 सेंटीमीटर की जो कच्ची ईंटें थी उससे इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, बिल्कुल ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, यह भोजन पकाने की व्यवस्था में 2 प्रकार के चूल्हे प्राप्त हुए। एक तो ज़मीन से कुछ अंदर, एक ज़मीन से कुछ ऊपर। यानी नीचे वाले चूल्हों में ईंधन देना, धुएं निकलने के विशेष छेद बने हुए थे, और ये चूल्हे वर्तमान में तंदूर के समान आपको लगते हैं। और बैलगाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। मिट्टी के खिलौने, पहिए, मवेशियों की हड्डियाँ यहाँ से आपको प्राप्त हुई हैं। हवन कुंड यहाँ आपको मिले, 7 अग्निकुंडों के साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिले। ठीक है, कितने? 7, बिल्कुल आपको याद रखना है। और 5 चबूतरे मिले या ईंटों के बने हुए। कितने चबूतरे? 5। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता का देखो, मुख्य जो जीविकोपार्जन का जो साधन था ना, वो कृषि था। यहाँ से प्राप्त जुतावा खेत शायद सबसे प्राचीन जुतावा खेत हो, और ये विश्व की प्राचीनतम खेतों का नमूना भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो यहाँ से बेलनाकार मोहर आपकी प्राप्त हुई है, जो कि सैल खड़ी की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? सैल खड़ी की। और यहाँ की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और एक सील पर किसी आराध्य देव की आकृति है। कालीबंगा से प्राप्त मोहर मेसोपोटामिया की जो मोहर है उससे समानता रखती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, भूकंप के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं कि वे भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण यहाँ मिले। ये माना जाता है कि संभवतः घग्गर नदी सूख जाने से कालीबंगा का विनाश हो गया। इसके अलावा देखो, मैं बात कर लूँ तो यहाँ एक बच्चे की खोपड़ी मिली, उसमें 6 छेद है, जिसे जल कपाली या मस्तिष्क शोथ की बीमारी का भी पता चलता है। ठीक है, यहाँ के एक कंकाल मिला है जिसके बाएं घुटने में किसी धारदार कुल्हाड़ी के काटने का निशान भी आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। अंत्येष्टियाँ 3 प्रकार से होती थी, एक तो पूर्व समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण, एक दाह संस्कार। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। मैंने पूरा कालीबंगा सभ्यता आपको बता दिया है। यदि किसी गोले का अर्धव्यास 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 मीटर बढ़ जाता है। तो गोले की आरंभिक त्रिज्या क्या थी? तो 15 का जो आपका राइट आंसर होने वाला गाइस कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 12.5 मीटर। 16 की मैं बात कर लूँ तो सीधा ही मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, इसका जो उत्तर है आपका 640 है। और 20वें का जो मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, बिल्कुल सॉरी 17वें क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर माना आरपीएससी ने। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? तो 18 का जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? तो हैदराबाद। हैदराबाद रियासत जो कि आपके पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, इसी कारण फिर बड़ी मशक्क़त के साथ उसे भारत में विलय हुआ था, इसी कारण यह पुलिस कार्रवाई भी आपकी करनी पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तेजाजी का पत्नी का नाम डैश था। तो तेजाजी के पत्नी का नाम क्या था ये आपको बताना है। तो तेजाजी के आपके पत्नी का जो नाम था वो क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैणादे, नेतलदे, फूलमदे और पैमल। तो नेताजी का आपका तेजाजी का आपके जो पत्नी का नाम था, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गाइस, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, नेतल दे तो आपकी रामदेव जी की पत्नी थी, पैमल दे ये आपके तेजाजी की पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, मैणादे आपके रामदेव जी की पत्नी थी, नेतल दे रामदेव जी की माता आपकी मैणादे, पत्नी आपकी नेतल दे। फूलम दे जो थी आपकी किनकी पत्नी थी? तो आपको बिल्कुल याद रखना किनकी पत्नी थी, पापू जी की पत्नी थी। पैमल दे आपके तेजाजी की पत्नी थी। ठीक है, और मैं बता दूं तो कैलम दे जो थी आपकी गोगा जी की पत्नी थी। किसकी? और मैं आपको बता दूं तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था? तो मल्लीनाथ जी की पत्नी का जो नाम था आपका रूपादे थे। क्या था? रूपादे। देखो, तेजाजी के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1130 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान आपका खंडाल नागौर के अंदर है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रख। पिता इनके ताहड़ जी थे, माता इनकी राजकुंवरी थी। देखो, एक बार आपका सवाल पूछा था कि तेजाजी की पत्नी का माता का नाम क्या है। नहीं, तेजाजी की माता का नाम है, 2 ऑप्शन एक जैसे बनाए थे, एक तो राजकुंवरी और एक आपका देखो माइनर बिल्कुल छोटी सी गलती, रामकुंवरी।
तो देखो कितनी छोटी सी मतलब गलती है इसमें, राजकुंवरी और रामकुंवरी। पहला ऑप्शन आपका रामकुंवरी था, अक्सर बच्चे रामकुंवरी पे क्लिक कर दिए, जबकि सही आंसर आपका था राजकुंवरी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं बता दूँ तो पत्नी आपकी पैमल दी, इनकी पत्नी जो थी पनेर अजमेर के जो रामचंद्र की पुत्री थी, बिल्कुल आपको याद रखना। वीर तेजाजी का जो जन्म हुआ था कौन से वंश में हुआ था? जाट वंश में आपका हुआ था। इनके घोड़े का जो नाम था वो लीलन या श्रृंगारी था। इनका प्रतीक चिन्ह में बात कर लूँ तो हाथ में तलवार लिए अश्वरोही तेजाजी के पुजारी को क्या कहते हैं? तो घोड़ला कहते हैं। इनके पुजारी जो होते हैं वो सांप को चूस कर, जो चूस है मुंह से चूस कर सांप का जहर निकाल देते हैं। हाँ, तो इसके बाद में आगे अदर फैक्टों की बात कर लूँ तो देखो भाद्रपद शुक्ल दशमी को आपकी तेजा दशमी मनाई जाती है, इसी दिन आपका तेजाजी का मेला लगता है। ठीक है, और तेजाजी के जन्म दिवस पर 7 सितंबर 2011, ये तिथि आपको बिल्कुल याद रखनी है। 7 सितंबर 2011 को तेजाजी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, तेजाजी को गाय का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तेजाजी के निधन का जो समाचार है उनकी घोड़ी लीलन द्वारा पहुंचाया गया था। ठीक है, और परबतसर नागौर में इनका जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और तेजाजी से संबंधित जो स्थान है उनके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक तो आपका भावता नागौर, ब्यावर अजमेर, बासी दुगारी बूंदी, परबतसर नागौर, सुरसुरा किशनगढ़, मांडविया अजमेर, भावता नागौर, पनेर अजमेर और खड़नाल नागौर। तो ये जो सभी स्थानों का जो संबंध है आपके वीर तेजाजी से है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? 13 ताली नृत्य, बम नृत्य, गीदड़ नृत्य, गंवरी नृत्य। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ये जो आपका गंवरी नृत्य है, ये भील जनजाति का नृत्य है। ये नृत्य भीलों का धार्मिक नृत्य भी है। इसका संबंध जो है पार्वती की पूजा से है। इस नृत्य का मुख्य पात्र शिव और पार्वती होते हैं और ये राजस्थान के सबसे प्राचीन लोक नाट्य में से एक है, इसीलिए इसे लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो भील जनजाति का और नाट्य आपके जैसे नेजा नृत्य, ये केवल महिलाओं द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। ये और एक आपका होता है गेर नृत्य। ये नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर ढोल और मांदल और थाली वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और कनाडा का जो गेर नृत्य कनाडा, ये बाड़मेर का आपका फेमस है कनाडा नृत्य। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया कनाना या कनाडा। ठीक है, इसके अलावा मैं और बात कर लूँ तो देखो और मैं आपको बता देता हूँ भील जनजाति के नृत्यों के बारे में, तो आपको बिल्कुल ये भी याद रखना। एक आपका होता है द्विचक्री नृत्य। ये नृत्य युगल और दो अलग अलग व्रत बनाकर किया जाता है। एक आपका होता है घुमरा या झूमर नृत्य। ये नृत्य महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है। हाथी मणा नृत्य ये विवाह के अवसर पर किया जाता है और बैठकर किया जाता है। एक होता है आपका युद्ध नृत्य। तो ये नृत्य दो दल बनाकर तीर कमान भाले बर्छी तलवारें लेकर तालबद्ध तरीके से किया जाता है। इस नृत्य का रणघोष फायरे फायरे होता है। इसमें जो वाद्य यंत्र होता है वो मांदल आपका होता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं आपको मिली है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला बिल्कुल बैराट से मिली। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो बैराट सभ्यता के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराट की जो बीजक की पहाड़ी, भीम की पहाड़ी और महादेव जी की पहाड़ी से हड़प्पा सभ्यता और मौर्यकालीन अवशेष आपको प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नील रतन बैनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वानों ने इसके उत्खनन किया था। और बैराट के चारों ओर पत्थरों की प्रचुरता के बावजूद भी यह भवन, मठ और स्तूप और मंदिर ईंटों के बने हुए हैं। इन ईंटों की जो बनावट है वो मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान है। यहाँ 6-7 कमरों का एक खंडरनुमा भवन भी मिला है, जिस पुरातत्ववेत्ता ने बौद्ध मठ बताया है। जिसे पुरातत्ववेत्ता ने क्या बताया? एक बौद्ध मठ। इस संस्कृति के लोग लोहे धातु से परिचित थे और इनका जीवन पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति का था।
और 7वीं सदी में चीनी यात्री हैंसांग ने यहाँ की यात्रा भी की थी और उसने यहाँ के बेल भेड़ को प्रसिद्ध भी बताया था। बेल और भेड़ है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको कौन सी बेराट सभ्यता के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 का जो सीधा ही मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास शास्त्री और जी के देवधर एम जोशी हरदीनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित है। 23 का जो आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 1 भारत सेवक समाज, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1905 में किसके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा आपकी की गई थी। 24 का जो आपका राइट आंसर वाला ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 की मैं बात कर लूँ तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना था। तो राणा सांगा के बाद जो मेवाड़ का शासक बना था वो बिल्कुल राणा रतन सिंह बना था, ठीक है। लेकिन राणा रतन सिंह की मृत्यु बहुत जल्द हो गई थी, क्योंकि ये बूंदी के जो शासक थे उनके साथ लड़ते हुए शिकार के लिए गए थे, तो उनसे शिकार करते समय ये मारे गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी के उत्तर देख लेते हैं। प्र उपसर्ग रहित शब्द है आपका, तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रीति किस शब्द में एक से अधिक बार संधि का प्रयुक्त हुआ है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 27 का। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना प्रोत्साहन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में परस और पुरुष शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी के किस पारिभाषिक शब्द का सामनार्थक हिंदी शब्द सही नहीं है, तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और व्याकरणीय दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब इंग्लिश के मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताने वाला हूँ। 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 33 की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 की मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ये जो आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ ये फाइनल आंसर की बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बिल्कुल याद रखना, आरपीएससी ने जो जारी की उसी के अनुसार बता रहा हूँ, तो आपका कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। 36 आपको मैं बताता हूँ जो कि साइंस का सवाल है। कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एसिटिक अम्ल, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा आयोजित किया है, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ओमान। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का जो अनुपात है वो कितना है, तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3:8। विभिन्न लोकसभाओं के पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुक्रम को ठीक करें, तो देखो 39 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो सबसे पहले आपके सरदार हुक्म सिंह, फिर बलीराम भगत, फिर कैस हेगड़े, फिर रबीर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ तो आरटीई अधिनियम 2019 की कौन सी धारा ये कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वे आसपास के विद्यालय में कोई भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी यथास्थिति बालक तथा प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए, तो 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। मोट गवार बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं, तो मोट गवार बाजरा बहुत आसान सवाल आपसे पूछा गया, तो ये जो फसलें आपकी किसकी खरीफ की फसलें हैं, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के तपेदिक यानी टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है, तो 42 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान निक्षय संबल योजना। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या है ये आपको बताना, तो 43 के अनुसार जो आपका राइट आंसर होने वाला, बिल्कुल मैं आपसे बता देता हूँ कौन सा आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ना 568.01 लाख, ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में देखो थोड़ी सी अगर मैं राजस्थान की नवीनतम पशु गणना रिपोर्ट के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, तो ये 2019 के अंदर जो रिपोर्ट हुई थी ये 20वीं पशु गणना थी आपकी, कौन सी 20वीं, ठीक है। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के तहत
पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने अक्टूबर 2019 में 20वीं पशु गणना 2019 के अंतिम आंकड़े जारी किए थे। देश का कुल पशुधन आबादी कितना है तो आपको याद रखना 535.78 मिलियन है पूरे देश का, यानी आप कह सकते हो 53 करोड़ और 57 लाख है। ठीक है, पशुधन गणना 2012 की तुलना में 4.6% बढ़ा है। भारत की मैं बात कर लूँ तो कितनी बढ़ोतरी, 4.6% की आपकी बढ़ोतरी हुई है। जबकि अगर मैं राजस्थान की बात कर लूँ 20वीं पशु गणना में, तो देखो 2012 में कुल आपके जो पशुओं की जो संख्या थी 5.77 करोड़ थी। ठीक है, 2012 में, लेकिन 2019 में घटकर कितनी हो गई तो आपको याद रखना, तो बिल्कुल 5.68 करोड़ हो गई। तो कितनी घट गई है, तो बिल्कुल आपको याद रखना 1.66% की आपकी कमी हुई है। राजस्थान में 56.8 मिलियन पशुओं के साथ ही भारत में दूसरे स्थान पर, पहला स्थान पशुधन के मामले में पूरे देश में सर्वाधिक जो पशु हैं वो यूपी में है, उसके बाद आपका राजस्थान का नंबर लगता है। राजस्थान में अगर मैं गोवंश के मामले में बात कर लूँ तो 2013 से 2019 की अगर तुलना करूँ तो 2012 में जो था वो 13.3 मिलियन गाय थी, जबकि 2019 में बढ़कर 13.9 मिलियन हो गई। यानी गायों के अंदर कुल कितनी वृद्धि हुई तो आपको याद रखना 4.41% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, 4.41% की आपकी वृद्धि हुई है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ, तो गायों के मामले में पूरे देश में जो राजस्थान का स्थान है वो छठा स्थान है। कौन सा स्थान है, छठा स्थान है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो भैंसों की, 2012 में जो भैंसों की कुल जनसंख्या थी कितनी थी तो 13 मिलियन थी, लेकिन 2019 में बढ़कर कितनी हो गई तो 13.7 मिलियन हो गई। भैंसों में कुल कितनी वृद्धि हुई तो आपको याद रखना 5.53% की आपकी वृद्धि हुई है। कितनी, 5.53% की आपकी वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ भेड़ों की, तो पूरे देश में देखो भैंसों के मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान है। अब बात करेंगे अपन भेड़ों की, तो भेड़ों की जो संख्या 2012 के अंदर जो थी 9.1 मिलियन थी। कितनी, 9.1 मिलियन, जबकि 2019 में कितनी होगी तो 7.9 मिलियन होगी। यानी भेड़ों की संख्या में आपकी कमी हुई है। कितनी कमी हुई तो 12.95% कमी हुई है। कितनी, 12.95% आपकी कमी हुई है। और भेड़ों के मामले में पूरे देश में राजस्थान का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान आपका है। और फैक्टों की अगर मैं बात कर लेता हूं तो देखो बकरी के मामले में 2012 में बकरी की कुल जनसंख्या जो थी 21.67 मिलियन थी। 2019 में कुल कितनी हो गई तो 20.84 मिलियन, यानी उल्टा आपकी कम हो गई है। कितनी कमी हुई तो आपको याद रखना, ये कमी का प्रतिशत एग्जाम में पूछा जाता है। 3.81% की आपकी कमी हुई है। ठीक है, और अगर मैं ऊँटों के मामलों में बात कर लूँ तो ऊँटों में देखो आपको याद रखना, अगर 2012 से 19 की अगर मैं तुलना करूँ तो कितनी कमी होगी तो 34.69% की कमी होगी। जबकि ऊँटों के मामले में आपको याद रखना है कि पूरे भारत देश में ऊँटों के मामले में देश में राजस्थान का पहला स्थान है। और 2012 के अंदर ऊँट जो थे वो 3.26 लाख थे, और अभी कितने रह गए तो 2.13 लाख आपके रह गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो 44 का जो आपका राइट आंसर होने वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, न्यायरो साथी। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, कौन सी कक्षाओं के पाठ्यक्रम के मुद्रण और वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 से 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखनीय 5 R में से एक है। तो 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिफ्यूज़। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना 47 में आपको। ठीक है, तो देखो वित्त आयोग की जो स्थापना हुई थी आपको याद रखना है 1951 में। विधि आयोग की जो स्थापना हुई थी आपको याद रखना है आपका 1955 में। और सतर्कता आयोग की जो स्थापना हुई थी 1964 में। योजना आयोग आपका जो बना था कब बना था तो 1950 के अंदर। ठीक है, तो आपका 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है, तो ये आपको बताना है। तो 48 की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर 1 20% से अधिक, ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखो थोड़ी सी चर्चा अगर मैं करता हूँ
तो राजस्थान के अंदर कुल 4 बेसिन है। कितने बेसिन है आपको याद रखना, 4 बेसिन है आपके, ठीक है। आपको याद रखना कौन कौन से है, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक तो आपका है बाड़मेर सांचौर बेसिन, एक आपका है जैसलमेर बेसिन, एक आपका है बीकानेर नागौर बेसिन, एक आपका विंध्य बेसिन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखो, अगर तेल और प्राकृतिक गैस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, तो अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व के कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में विश्व का 5% कच्चा तेल खपत होता है। भारत कुल घरेलू उपभोग का लगभग 16% कच्चा तेल का उत्पादित करता है, जबकि 84% खपत की आवश्यकताएं आयात से पूर्ण होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना। राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक है, ठीक है। राज्य का जो योगदान है वो 20% है। कितना? 20%। ये बॉम्बे हाई जो कि लगभग 40%, पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो बॉम्बे हाई महाराष्ट्र से होता है, योगदान जो देता है, ठीक है। तो राजस्थान में 4 पेट्रोलिफर बेसिन मैंने आपको बता दिया, लगभग इसमें 14 जिले आपके शामिल है। यही सवाल आपको वीडियो के अंदर पूछा गया था कि भाई राजस्थान के अंदर 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंदर कुल कितने ज़िले शामिल है, तो 14 ज़िले आपके शामिल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 49 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, जयपुर के अंदर किया गया था, ठीक है। आपको याद रखना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता है, तो 50 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, ये सभी है, चारों ही है आपकी। किस संविधान संशोधन ने ये निश्चित किया था कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती, तो 51 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 91, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 91वां, ठीक है। राजगढ़ अजमेर और देवगढ़ उदयपुर किसके निक्षेपों के लिए जाना जाता है, यानी किसके जमाव, किसके भंडार के लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना पन्ना के लिए जाना जाता है, ठीक है। आपको बिल्कुल याद रखना ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवर्त नहीं है, तो 53 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ऑप्शन नंबर 4 व्यावसायिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है, तो 54 की अगर मैं बात करता हूं तो देखो ऑप्शन नंबर जो तीसरा कथन है आपका बिल्कुल गलत है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य और विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, तो यही कथन आपका बिल्कुल गलत है, बाकी आपके सारे सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई, तो 55 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है, यानी नहीं किया जाना है, तो 56 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मैं बात कर लूँ ऑप्शन नंबर 3 रिलैक्सिन। ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य डैश निर्माण करना है, तो 57 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने किस जिले के एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो 58 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जो कि भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण है, तो 59 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका HS-200 बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंध का मुख्य तत्व नहीं है, तो 60 का जो आपका सही आंसर होने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। कौन सी दिनांक को वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 लागू किया गया था, तो 61 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1 अप्रैल 2010 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है, चंबल नदी जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से आती, पश्चिम मनास नया सानोरा गांव सिरोही से निकलती, माही नदी महद झील से आती है आपकी, ठीक है बिल्कुल याद रखना ये मध्य प्रदेश से आती है। साबरमती नदी जो निकलती कोटड़े की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है, तो केवल चंबल और माही ए और सी इन दोनों का जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान से बाहर आपका है।
63 देख लेते गाइस। संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो 63 का जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य में शामिल है, जैसा कि भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, यानी ABC तीनों ही सही है। कथन देखने का स्कूट दिया हुआ है तो इसके तीनों ही सही है बस, ठीक है। तीनों ABC तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, विचार करना इस पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया गया। भारत के साथ गलवान घाटी संघर्ष में शामिल एक चीनी सैनिक को ओलंपिक मशाल वाहक के रूप में चुनने का विरोध में ऐसा किया गया है। तो 64 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल दोनों कथन आपके सही है। RSCERT का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शिक्षक शिक्षा अनुभाग। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन AMOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 66 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है? 67 का अपन देख लेते हैं। 67 का जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 उच्च प्रत्ययकारी और उच्च नियंत्रणकारी, ये आपकी विशेषता नहीं है। 68 की अगर मैं बात कर लेता हूँ गाइस, तो 68 में आपका क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? तो 68 का जो आपका राइट आंसर है, तो किसी ने इसे डिलीट कर दिया गया, इसके चर्चा अपन नहीं करेंगे। 69 निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 69 में देख लेते अपन कौन सा टाइगर रिजर्व है आपके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरिस्का, रामगढ़, विजदारी, रणथंभौर, मुकंदरा, यानी चारों ही टाइगर रिजर्व है आपके, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में कुल आपके 5 टाइगर रिजर्व हो गए। 5वां कौन सा है? तो धौलपुर करौली टाइगर नया रिजर्व है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कितने टाइगर रिजर्व हो गए? तो 5 आपके टाइगर रिजर्व हो गए। टाइगर रिजर्व होता क्या है, देखो आप मैं बताता हूँ। टाइगर रिजर्व यानी बाघों को आरक्षित करने का जो स्थान होता है, जहाँ एक भौगोलिक क्षेत्र का परिसीमन करके उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है, ये आपका टाइगर रिजर्व होता है। इसके अलावा आपने बार बार सुना था कि NTCA द्वारा मंजूरी मिल गई। NTCA द्वारा धौलपुर करौली राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया। NTCA क्या होता है? तो देखो NTCA मैं बता देता हूँ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। NTCA के अध्यक्ष भारत के पर्यावरण मंत्री और पर्यावरण राज्य मंत्री और इसके उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। बिल्कुल याद रखना, अध्यक्ष तो पर्यावरण मंत्री होता है और उपाध्यक्ष जो होता है पर्यावरण राज्य मंत्री आपका होता है। तो राजस्थान में आपका जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व है वो रणथंभौर था, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई थी कब? 1973 में इसकी स्थापना की गई थी, जबकि 1980 में से रणथंभौर को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। दूसरा टाइगर रिजर्व आपका सरिस्का है, ठीक है। ये 1978 से 1979 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हुआ था, ठीक है। जबकि मुकुंदरा की बात कर लूँ तो मुकुंदरा हिल्स 9 अप्रैल 1913 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ किसके? रामगढ़ विस्तारी, तो 5 जुलाई 1921 को इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था आपका, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ आपका कौन सा 5वां जो टाइगर रिजर्व है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान का 5वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है भाई, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की यानी आरंभ की है? तो आपका 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ठीक है। यानी पहले गाँवों में जैसे जो फैवन चलती है ना, फैवन, अगर आप राजस्थान में रहते हो तो फैवन से आप बिल्कुल इस शब्द को जानते होंगे, जैसे नरेगा, ठीक है। इसी प्रकार राजस्थान में अब शहरी लोगों को रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है। अब इसमें रोजगार बढ़ा दिया, अब 125 दिन का कर दिया आपका। 71 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 5.45 मीटर पर सेकंड। घोड़े के नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है?
तो 72 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहबाद की उच्च भूमि, यानी 12 के अंदर है ना रामगढ़ की पहाड़ियाँ, जिसे राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज साइट कहा जाता है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है? तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शैक्षिक योजना प्रशासनिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली। किस राज्य की स्तरीय निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU के बाद राजस्थान सहकारी क्षेत्र का पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। और आज के आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या जयपुर, झुंझुनू, कोटा। जयपुर, झुंझुनू, कोटा के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका, यह साक्षरता नहीं पूछिए, सवाल को अच्छे से पढ़ना। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या जो पाई जाती है जयपुर, झुंझुनू और कोटा में पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। तो आज के पेपर को यही समाप्त करते हैं। अगले ऐप में अपन ग्रुप डी और ग्रुप ई वाला जो आपका पेपर है उसकी अच्छे से विस्तृत व्याख्या के साथ चर्चा करने वाला। आज थोड़ा पता नहीं बार बार थोड़ी गलतियाँ हो रही थी मेरे से, तो आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि गलतियाँ ना हो, बिल्कुल आपको अच्छे से पेपर का सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया जाए। तो आज के पेपर को यही समाप्त करते हैं। अगले पेपर में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।